डीएनए में हम अक्सर खबरों को साधारण भाषा में एक अलग नजरिए से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि न सिर्फ आपका ज्ञानवर्धन हो सके बल्कि आप बारीकी से खबर के हर पहलू को समझ सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से संबंधित खबरें वैसे तो देश का हर न्यूज चैनल आपको दिखा ही रहा है, लेकिन इस दौरे का सबसे दिलचस्प विश्लेषण आपको सिर्फ जी न्यूज पर देखने को मिलेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे का दूसरा दिन है और वहां से हमारे पास बहुत सारी नई तस्वीरें और नई जानकारियां आई हैं। इसलिए आज के विश्लेषण की शुरुआत करने के लिए मैं अमेरिका के एक मशहूर सॉन्ग कंपोजर एल हॉफमैन और रशिया में पैदा होने वाले अमेरिकन सॉन्ग राइटर डिक मैनिंग द्वारा लिखे एक गीत की कुछ पंक्तियों का जिक्र करना चाहता हूं, और वो ये है: यू कैन सेल इन अ शिप बाय योरसेल्फ, टेक अ नैप बाय योरसेल्फ, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स that you can do alone, but it takes two to tango। अगर इन पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद किया जाए तो वो इस प्रकार होगा कि आप अगर चाहें तो अपने दम पर समुद्र पार कर सकते हैं, आप बिना किसी की मदद से झपकी ले सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अकेले अपने दम पर कर सकते हैं, लेकिन अगर दो लोग साथ मिल जाएं तो शक्ति और प्रदर्शन कई गुना बढ़ सकता है। यहां आपको बता दें कि टैंगो एक डांस फॉर्म है। ये खुशी और सेलिब्रेशन का प्रतीक होता है और टैंगो में कम से कम दो लोगों का होना जरूरी होता है। इसीलिए हम टू टू टैंगो वाली सोच को कूटनीति से जोड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू टू टू टैंगो वाली फिलॉसफी पर चल पड़े हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है राष्ट्रवाद, जो दोनों को एक साथ जोड़ती है। आप में से बहुत सारे दर्शकों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि 67 वर्ष के नेतन्याहू किसी जमाने में इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के सैनिक हुआ करते थे। उन्होंने कई बार फ्रंट लाइन पर जाकर दुश्मनों से सीधी जंग लड़ी है और हमेशा अपने देश को सबसे ऊपर रखा है। ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नेशन फर्स्ट वाली थ्योरी में यकीन रखते हैं और इन दोनों नेताओं की जुगलबंदी से भारत और इजराइल की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। ये एक नई पार्टनरशिप है जो कूटनीति के नए समीकरण दुनिया में बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पहला नियम यह कहता है कि अपने दोस्त को यह भरोसा दिलाया जाए कि यह दोस्ती दिखावे वाली नहीं है। भारत और इजराइल के बीच के रिश्तों को आप मन के धागे से जुड़ा हुआ रिश्ता भी कह सकते हैं। इसकी पहली झलक हमें उसी वक्त देखने को मिल गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी अपने सफेद सूट और पॉकेट स्क्वायर को इजराइल के झंडे के रंग से मैच करके टेल अवीव पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी की पोशाक में यह संदेश छुपा हुआ था कि यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने सीने पर भारत के तिरंगे को लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि इजराइल भारत का सबसे पक्का और गहरा मित्र है और हमेशा रहेगा। इसके बाद कल देर रात जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डिनर के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अपने घर में किया तो दोनों की दोस्ती देखने लायक थी। भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी अपने घर के बाहर मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू के आवास पर करीब 3 घंटे बिताए और इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में मिठास की मात्रा बढ़ गई। इसका असर आज देखने को भी मिला। आज इजराइल के राष्ट्रपति रोवेन रिवलिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने भी प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने कल रात हुए डिनर के लिए उनका धन्यवाद किया और घर जैसा अनुभव देने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। यह भारत और इजराइल के बीच की दोस्ती का एक मीठा अनुभव था जिसके बारे में आज आपको भी पता होना चाहिए। Just had a light dinner. It was like a fabulous driver. It was a pleasure for us. Thank you. I want to show you. You've probably seen this from your window. This is called the Old City, and the Temple Mount is there. David City is there. It's all very small, less than a kilometer. Cement, the whole thing. This is the cradle of our history. And the new city. नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई डिनर डिप्लोमेसी के बाद सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिरकार भारत को इस दौरे से मिला क्या। भारत और इजराइल के बीच 7 बड़े समझौते हुए हैं।
दोनों देशों के बीच इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड बनाने पर सहमति बनी है। पानी के संरक्षण के लिए भारत और इजराइल मिलकर अब काम करेंगे। इजराइल ने उत्तर प्रदेश में गंगा की सफाई और वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भारत का सहयोग करने के लिए समझौता किया है। भारत के राज्यों में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत और इजराइल अब मिलकर काम करेंगे। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब इजराइल के साथ मिलकर परमाणु घड़ी पर काम करेगी। इसके अलावा कृषि और स्पेस सेक्टर में सहयोग को लेकर समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। भारत और इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पर मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यह स्पष्ट किया कि वो आतंकवादियों, उनके संगठनों, आतंकवाद को समर्थन देने वालों और आतंकवादियों को पैसा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और आप जानते ही हैं, इजराइल और भारत दोनों ऐसे देश हैं जो आतंकवाद से बुरी तरह से पीड़ित हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर यह एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ ऐसा भी है जिसे आप एक सीक्रेट डील की श्रेणी में रख सकते हैं। यानी इस बात की गुंजाइश भी है कि आतंकवाद फैलाने वालों को आने वाले दिनों में एक स्पेशल सरप्राइज भी मिल जाए। वो सरप्राइज क्या होगा, ये फिलहाल हम भी नहीं कह सकते, लेकिन जो भी होगा वो आतंकवाद का व्यापार करने वालों के लिए अच्छा नहीं होगा, अशुभ होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में योग की एक मुद्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वो सुबह के वक्त जब ताड़ासन करते हैं और अपना सिर दाईं तरफ घुमाते हैं तो वो पहले लोकतंत्र के रूप में भारत को देखते हैं। इसी के साथ नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी वशिष्ठ आसन करते हैं और बाईं तरफ देखते हैं तो उन्हें भी पहले लोकतंत्र के रूप में इजराइल नजर आता है। यानी नेतन्याहू ने योग की मुद्राओं से राजनीति और कूटनीति को जोड़ दिया। भारत और इजराइल की दोस्ती वाला यह मजबूत गठबंधन कई लोगों को तकलीफ भी देने वाला है और इसकी शुरुआत हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से हो चुकी है। अब आप खुद देखिए कि पाकिस्तान किस तरह ईर्ष्या की आग में जल रहा है। Oh, what a great honor. Great day, historic day. Welcome, my friend. It's wonderful. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। I want to thank my friend Prime Minister Netanyahu for the invitation and for receiving me with so much warmth. To rejuvenate the bonds of our friendship, It's a marriage, really, made in heaven. I again thank you for your warm welcome. We're making history together. 24 घंटे से जिन पर पूरी दुनिया की थी नजर, all respect that I have and the pleasure that I have that you are one of the greatest leaders of the democracies in the world in this time. रियल में मुझे लगता है हमारे बीच तो है आई फॉर आई, आई विथ आई। यहाँ मैं वो आई फॉर आई जो पॉपुलर वर्ड है उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया का आई, इजराइल का आई। तो आई फॉर आई विथ आई। वो दो हस्तियां 24 घंटे बाद लेकर आईं दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। Welcome, friend.
heaven, but we're implementing it here on earth. The cooperation can help the cause of global peace and stability. ये कूटनीति के दो क्रांतिवीरों का मास्टर स्ट्रोक है। We also face common challenges, and the first of it is to defeat the forces of terror that rampage through the world and threaten both our countries. We must resolutely oppose the evils of terrorism, radicalism, and violence that plague our time. 24 घंटे में नए युग की शुरुआत। यह ऐतिहासिक नजारा इजराइल की धरती पर कूटनीति के दो क्रांतिवीरों के महामिलन का है। यहां बात सिर्फ हाथ और गले मिलाने भर की नहीं है, यह दास्तान है दिल से दिल मिलाने की। आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने की। We are being challenged. We are being challenged by the forces of terror, the forces of terror that seeks to undermine our world, our countries, the peace and stability of our common civilization. And we have agreed to cooperate in this area as well. Prime Minister Netanyahu and I agreed to do much more together to protect our strategic interests and also cooperate to combat growing radicalization and terrorism. And I accept. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का साझा बयान सही मायनों में नए युग का ऐलान है। एक ऐसा युग जो इंडिया और इजराइल का साझा युग कहलाएगा। एक ऐसा युग जिसमें इंडिया और इजराइल की दोस्ती चरम पर होगी। दोनों देश एक दूसरे के सुख दुख के सबसे सच्चे साथी बनेंगे और आतंकवाद का जड़ से सफाया करेंगे। India has suffered first-hand the violence and hatred spread by terror. So as Israel. 70 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री की पहली इजराइल यात्रा के पहले 24 घंटों में दोनों देशों के बीच 7 करार हुए। Israel is among the leading nations in the field of innovation, water, and agricultural technology. These are also among my priority areas in India's development. समझौते और साझा बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इंडिया आने का न्योता भी दिया, जिसे उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। Let me also take this chance to invite you and Mrs. Netanyahu and your family to visit India. I again thank you for your warm welcome and hospitality. Thank you. Thank you very much. Shalom. Thank you, and I accept. दुनिया को इजराइल और इंडिया का यह साझा और दमदार संदेश है कि इंडिया अब किसी के दबाव में इजराइल से दूरी बनाकर रहने वाला नहीं है, बल्कि हर मुसीबत पर साथ देने वाले इजराइल के लिए बाहें फैलाकर तैयार रहेगा। हालांकि यह पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा। 4 जुलाई की शाम नरेंद्र मोदी के इजराइल पहुंचने के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान में एक ही तस्वीर देखी जा रही है, नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की। आपने बात की ना ट्रंप, मोदी, नेतन्याहू। यस, नहीं लोग तो नजरियाती तौर पे भी तो भाई लगते हैं। बिल्कुल। हाँ, एंड अदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज कि इससे आपको ये भी नजर आता है कि इंडिया की अब यूएस के साथ अलाइनमेंट कितनी क्लोज हो गई है, बिकॉज इजराइल इज द डोरवे टू द अमेरिका। और अगेन दोबारा ये बात की है, द फ्यूचर इज क्लियर कि आपकी है एक चाइना के साथ नेक्सस, इनका होगा यूएस के साथ। लेकिन व्हाट डज इट मीन, हाउ ये इतने ज्यादा जो असला खरीदा जा रहा है, जाहिर है हमारे लिए परेशानी का बायस तो है।
प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से हुआ ये कि पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ साफ संदेश चला गया है। पाकिस्तानी मीडिया में अभी से यह चर्चा शुरू हो गई है कि भारत, अमेरिका और इजराइल मिलकर एक नया गठबंधन बना रहे हैं और अब आतंक का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोदी साहब जहाँ भी जाते हैं वो दहशतगर्दी के बारे में बात करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति की बात करते हैं और शायद इजराइल के अंदर उनको उस प्रकार का जो कहते हैं कि राग में राग मिलाने वाली बात है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है बिना कोई हिचक का वो भारत का समर्थन देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी चिंतित हैं ये दहशतगर्दी। पाकिस्तान में जो हाल नवाज शरीफ और आतंकवादियों के गैंग का है, वही उनके टीवी चैनलों पर भी नजर आ रहा है। मोदी आ गया है, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट इधर भी आ गया है। इसराइलीज तो आपको पता है ऑलरेडी उनका एक टिल्ट रहा है। तो ये जो नेक्सस है, ये जो कुर्बतें अब बढ़ रही हैं, ये जो अब दोस्ती है इनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा मजबूत होने जा रही है, तो वो उसका एक टारगेट पाकिस्तान है। और एक चीज इनमें रखिएगा, इस टाइम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिकल जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो एक बहुत पूरी दुनिया को खटक रहे हैं। इजराइल जो है वो इंडिया का न सिर्फ ये कि वो ट्रेड पार्टनर है बल्कि बिगेस्ट आर्म सप्लायर भी है और इंडिया बहुत सारे आर्म्स उधर से खरीदता है। बारक 1 की जो मिसाइल है उसकी डील आपको याद होगी। बहुत मुमकिन है कि आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भारत वैसी ही नीति और रणनीति अपनाए जो इजराइल आतंकी संगठन हमास के खिलाफ अपनाता है, यानी पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ आतंक फैलाने वालों की दुकान बंद होने जा रही है। तेल अवीव से राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत और इजराइल के बीच के रिश्तों को लेकर पूरी दुनिया में तरह तरह के विश्लेषण हो रहे हैं। खासतौर पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो बहुत हलचल है और दोनों देशों के बीच जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उन्हें देखकर आतंकवाद का समर्थन करने वाले हर देश को चिंता होनी भी चाहिए, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या हवा में तीर मारने वाला चीन हो। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सिर्फ 87 लाख की आबादी वाले इजराइल से रिश्ता मजबूत करके भारत को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। आज हमने ऐसे सभी लोगों की आशंकाएं दूर करने का भी इंतजाम किया है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भले ही ताकत के लिहाज से दुनिया की बड़ी महाशक्तियां हों, लेकिन इजराइल से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिससे ISIS जैसा खतरनाक आतंकवादी संगठन भी घबराता है, क्योंकि इजराइल से दुश्मनी को मौत के बराबर माना जाता है। इसकी एक झलक हमने कल ही अपने विश्लेषण के दौरान आपको दिखाई थी, जब हमने म्यूनिख ओलंपिक्स के दौरान इजराइल के 11 खिलाड़ियों को बंधक बनाने की घटना का आपके साथ जिक्र किया था। लेकिन आज हमारे पास इजराइल से संबंधित कुछ और नई जानकारियां हैं। इजराइल 13 दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जिनमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, सूडान और ट्यूनीशिया जैसे देश शामिल हैं। आप सोचिए कोई ऐसा देश जिसके आसपास 13 दुश्मन देश हों। इजराइल का क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर है, जो मिजोरम से भी कम है। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद इजराइल डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ और हर प्रकार की टेक्नोलॉजी में बहुत सारे देशों से आगे है। इजराइल की ताकत क्या है, इसे समझने के लिए आपको 50 वर्ष पुरानी एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं। 5 जून 1967 को जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित कई मुस्लिम देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था, लेकिन इजराइल ने अपनी ताकत और राष्ट्रवाद की बदौलत इस युद्ध को सिर्फ 6 दिनों में खत्म कर दिया था। यानी 5 जून 1967 को शुरू हुआ यह युद्ध 10 जून 1967 को खत्म हो गया। ये एक ऐसी हार थी जिसे अरब देश आज तक भूल नहीं पाए हैं, और यही वजह है कि इतिहास में इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इजराइल पर हर दिन औसतन करीब 13 रॉकेट्स दागे जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर रॉकेट्स को वो हवा में ही नष्ट कर देता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इजराइल दुनिया के उन देशों में से एक है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस हैं। इजराइल की वायुसेना को अमेरिका, रशिया और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे मजबूत वायुसेना माना जाता है।
इजराइल उन 9 देशों के क्लब में शामिल है जिनका अपना सैटेलाइट सिस्टम है और वो इसे किसी के साथ शेयर नहीं करता। अगर अभी भी किसी को इजराइल की शक्ति पर शक है तो आज हमारी रिपोर्टिंग देखकर वो शक भी दूर हो जाएगा। जी न्यूज के संवाददाता राहुल सिन्हा ने सीधे ग्राउंड जीरो से इजराइल की ताकत का एक शक्ति परीक्षण किया है। ये विश्लेषण भारत में मौजूद पत्थरबाजों सहित उन सभी दुश्मनों को ध्यान से देखना चाहिए जो भारत और इजराइल के मजबूत गठबंधन को बहुत हल्के में ले रहे हैं। You see? And then I move. I see the enemy, I shoot. कोबरा इसलिए इन्होंने इस वजह से रखा है क्योंकि कोबरा की तरह इन्होंने इस पे ये 2 दांत दिए हुए हैं। So you can have it here, take it out, come to position, and you can shoot around the corner. Now I shoot him, you see? Okay. ये वो हथियार हैं जिसको पूरी दुनिया मांगती है। वो दुनिया जो मांगती है वो बनते कहाँ हैं वो दिखाने के लिए हम आपको आए और यहाँ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या इस देश में देशद्रोही होना, क्या इस देश में पत्थरबाज होना आसान है? क्या अलगाववादी यहाँ पर रह सकते हैं और पत्थरबाजों के लिए यहाँ कौन से खास गन्स तैयार हैं ये भी आपको दिखाएंगे। तो इस कंपनी के मालिक से सबसे पहले हम आपको मिलवा देते हैं। इस कंपनी के मालिक एमोस गोलान हैं जो कि पहले सेना में थे और देश की सेवा उस वक्त कर रहे थे। रिटायर होने के बाद फिर देश की सेवा करने के लिए उन्होंने इन हथियारों को निकाला है और इनके पास दुनिया के सबसे आधुनिक और सबसे बेस्ट हथियार हैं। मिस्टर गोलान, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी व्हिच वन इज द बेस्ट वेपन ऑफ योर कंपनी? The best weapon is here, inside, the brain. I believe that with it you can reach everything. All the rest is just tool that you can use when we need it. But I want to show you something unique. We have here the corner shot. This corner shot, it's a device that was designed to protect the policeman, the soldier behind the corner. Let's assume that this is a wall. So I'm coming behind the corner. I have a look. I have here a screen. I have in a screen, can you have a look? You see a screen? I can see from here, I can see what is going on there. And then I move. I see the enemy, I shoot. He fell down, I go inside, and then I can clean the room and be sure that nobody is there. So this is my patent, was designed by me. And it's a patent. It's also in service in India, in special forces, because we want to share our knowledge with your people and with your fighters. So Indian forces are also using this? Yes, of course, for sure. चलिए, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। Can I take this? Yes, of course. तो Very simple. ये एक हथियार जो कि भारत में इस वक्त फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं और ये तो बता ही दिया आपको एमोस ने कि किस तरीके से इसकी खासियत यही है कि इसको हम चाहें तो ये घुमा करके इस तरीके से सीधे रहते हुए भी चुपचाप किसी दीवार से उसको ऐसे फायर कर सकते हैं या फिर जब कोई सामने आएगा तो फिर उसे सीधा करके भी मारा जा सकता है। खैर, हमारी कोशिश यहाँ पे खड़े होकर के आपको ये बताने की है कि देखिए कैसे यहाँ पर सेना से जुड़े हुए लोग जो रिटायर हुए उन्होंने फिर देश सेवा करने के लिए इन हथियारों को बनाने का फैसला किया है। और यहाँ हम एमोस से ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थैंक्स अ लॉट एमोस, कि ये हथियार वो जो बना रहे हैं क्या वो कमाई के लिए बना रहे हैं या फिर देश की सेवा करने के लिए बना रहे हैं? ये चाहते हैं कि इनके देश में आतंकवाद खत्म हो। कैसे, ये भी इनसे पूछेंगे। लेकिन I want to show you something. Please stand here. And this is a toy. This is not a real one. This pistol is not a real pistol. But have a look here with the camera. Please look on the screen. You can see the screen from the back. So now I can see you very well. I can be protected and I can shoot here. Of course, I can do it also like this. And then you are also in my camera. Please have it in your hand. And this is the snake. Snake. Your cobra. Okay. Explain. I think you can explain about it now. ये कोबरा इसलिए इन्होंने इस वजह से रखा है क्योंकि कोबरा की तरह इन्होंने इस पे ये 2 दांत दिए हुए हैं और उसके साथ साथ इसकी बॉडी पे ये देखिए ये जो जगह दी गई है ये वो सांप के जो शरीर पर जिस तरीके के निशान होते हैं वो यहाँ तैयार किए गए और इसका नाम इस वजह से इन्होंने स्नेक रखा है। स्नेक की खासियत ये है कि इससे आप जब फायर करेंगे तो एक साथ 2 गोलियां निकलेंगी, यानी एक वक्त में
दो दुश्मनों को ढेर किया जा सकता है. India is facing a stone pelting problem. There are so many stone pelters in India, especially in Kashmir. Israel also facing this problem. How you tackle them? First of all, we see a stone as a weapon, because if you are getting hit by a stone while you are driving, it's coming to your face in 120 kilometers per hour. This is like a bullet. And of course, we need an anti-riot, non-lethal weapon. For example, we have this one. This is also a corner shot that allow you to shoot paintball behind the corner. So you can sit in the car or be protected by the car, and then to shoot paintball that paint the people that you later on can find. I think that... अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ है जो कि शायद हमारे देश में वो जो नकाब बांध के पत्थर चलाते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है. और ऐसे में ये गन, इसकी खासियत यही है कि इसको बैठे बैठे और इसको कॉर्नर में किया जा सकता है, और कॉर्नर में करने के बाद सिर्फ चलाना है. चलाने के बाद में इससे पेंट निकलेगा, वो जाकर के चिपक जाएगा. और इस खासियत यही है कि वो पेंट फिर आइडेंटिफाई करेगा, वो बता देगा कि ये आदमी उस वक्त वहाँ पर मौजूद था या नहीं था, उस भीड़ में शामिल था पत्थरबाजों के या नहीं था, या गोली चलाने वालों जो आतंकवादी हैं उनको मदद करने में शामिल था या नहीं था. इज देयर एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अगेंस्ट स्टोन पेल्टर्स इन इजराइल? We are taking the stone pelters as somebody is using a weapon. Of course, we are not shooting real ammunition against them. But there is a lot of solution that we have from a non-lethal solution that they will not kill them, it will not stop them or mark them. And this is the cheapest weapon, remember, from the day of David and Goliath in the Bible. So a stone is a weapon. When it's come in the right direction and hit you in the right place, it's really a weapon. So Israel is using pellet guns against... There is many things. For example, before a few years, we put on the Israeli IDF jeeps a kind of a machine gun that shoot stones. So they throw the stones from one side and they got automatically stones from the other side. तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं उन तमाम मुद्दों के साथ में. ये जो समस्या भारत में इस वक्त परेशानी खड़ी कर रही है, खासतौर से सुरक्षा बलों के लिए, इसका हल, स्थायी हल इजराइल से मिल सकता है. जो पत्थर उधर से आ रहे हैं, ऐसी यहाँ पर जीप्स और मशीन्स तैयार की गई हैं कि जो पत्थर आ रहे थे उन पत्थरों को इकट्ठा करके फिर से वो पत्थर उन लोगों की तरफ फेंके गए. एक बार आपको ये देखना ज़रूरी भी है. ये हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, लेकिन जानबूझ के उनको दिखाना चाह रहे हैं जिनके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. समझे वो कि अब किस तरीके के हथियार बन चुके हैं. So I just want to give you the feeling of the shooting. Just hold it here. I will show you one thing. Please stand here. Here. You have to aim just to the center of the special protection here. So you just take the weapon, you foot straight, and you pull the trigger. Okay? I just want you to get the feeling that how it's balanced and control. I will stand here, and of course, now it's open. Now be careful with the finger. Put it here. Look on this side, okay? Put your head up, down here. Now just aim a little bit down. Just pull one trigger, one time. Pull it. Okay. Push it here and push it another time. One more time. One more time. Okay. Now you see, one moment, please stand here. You see that you hold it in this one, you come to the position, in this position. You see? So you can shoot and check if the weapon is working well in this place. I suggest let's go now to see the machine. So, please tell me how Israel is fighting against terrorism. Listen, the most important is the combination of the abilities of different units. From intelligence, different intelligence unit, it's coming to the place where we are gathering everything from air, from down, from secret services, from everywhere.
and then we are bringing it to the unit themselves. We have unit that can react very fast in every place in Israel. It will not be a situation that a terrorist attack will happen in Tel Aviv and it will take 1 hour until a special unit will come. It will be very, very fast. तो आज माइक की जगह मेरे हाथ में ये हथियार इस वजह से है क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इजराइल में कैसे इन हथियारों के जरिए आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और न सिर्फ इजराइल में, पूरी दुनिया में इन हथियारों को भेजा जा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हमारे देश में इन हथियारों को उठाने की और पकड़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये तभी हो सकता है जब सामने वाला इस बात को समझे। अगर नहीं समझेगा तो मजबूरी में सेना को, सुरक्षा बल को ये हथियार उठाना ही पड़ेगा। कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, तेल अवीव, इजराइल। इजराइल को लोग भले ही छोटा सा देश समझते हों, लेकिन छोटी सी आबादी वाला यह देश हथियारों के मामले में बड़े बड़े देशों पर भारी पड़ता है। कैसे कैसे हथियार उनके पास हैं, अभी आपने राहुल सिन्हा की इस रिपोर्ट में देख भी लिया। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत के साथ उसके सैन्य संबंध कई देशों को पसंद नहीं आते। 1990 के दशक से ही भारत और इजराइल के बीच सैन्य संबंध अहम रहे हैं। हथियारों के मामले में इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। बीते एक दशक के दौरान भारत ने इजराइल से 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार खरीदे हैं। 2012 से लेकर 2016 तक भारत ने पूरी दुनिया से जितने भी हथियार खरीदे हैं, उनमें इजराइल का हिस्सा 7.2% का है। इजराइल से भारत ड्रोन्स, क्लोज क्वार्टर बैटल राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, आधुनिक रेडार और सेंसर्स, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अलावा और भी कई तरह के हथियार खरीदता है। इजराइल से भारत हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले हथियार खरीदता है। हालांकि भारत के हथियारों के आयात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रशिया की है। भारत रशिया से 68% हथियार खरीदता है। अमेरिका से भारत 14% हथियार खरीदता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध काफी मजबूत भी हुए हैं। 9 बजे से लेकर अब 9:46 तक हमने आपको लगातार खबरें दिखाई। अब आपको एक ब्रेक की जरूरत होगी और हम भी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम पश्चिम बंगाल में हो रही सांप्रदायिक हिंसा का डीएनए टेस्ट करेंगे।